हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बढ़िया से अच्छे से यहाँ पर आकर के पढ़ाई कर रहे हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? हेलो गुलफाम, हेलो फिजा, हेलो आकाश, हेलो आकांक्षा, मंजीत कुमार, हेलो मयंक, अवधेश, अदिति, अलीना, बुशरा जी, हेलो 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 मोनू, केसरी जी, हेलो सदाकत, हेलो प्रतीक, हेलो अनु, हेलो जी, हेलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप भी एकदम बढ़िया हैं, एकदम स्वस्थ हैं। टेस्ट का सिलेबस बता दीजिए। अबे भाई अभी तो एक टेस्ट देके फ्री हुए हो। ओके, हाँ जी, क्लियर। आ जाइए जी, आ जाइए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बेटा आज के इस बेहतरीन क्लास में। और आज हम ये चैप्टर खत्म कर लेंगे और कल इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? हाँ जी, आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे बेटा और कल इसके और क्वेश्चंस हम लगाएंगे। ओके, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो अमन पांडे जी, हेलो 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 हेलो। ठीक, आज और कल बस लास्ट 2 दिन, फिर इसमें ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, आ जाइए आ जाइए आ जाइए बेटा, आ जाइए। आज खत्म हो जाएगा बेटा ऑर्गेनिक, फिर बेटा अपन ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। ओके, अच्छा अभी पहले इस चैप्टर की बात कर लेते हैं ना। आज इस चैप्टर की बात कर लेते हैं, आज इस चैप्टर की बात कर लेते हैं। उम्मीद है आप सभी ने ऑर्गेनिक की अलग से कॉपी बना ली होगी। ऑर्गेनिक का अलग रजिस्टर रखना बेटा। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हम साथ में पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक और फिजिकल हम एक ही रजिस्टर में लिख लेंगे, जबकि ऑर्गेनिक का प्रॉपर अलग रजिस्टर रखना, ठीक है? आप प्रॉपर अलग रजिस्टर बना लेना उसका। हाँ, आ जाइए आ जाइए आ जाइए सभी। ओके, वेरी गुड बेटा, क्योंकि अब उसकी जरूरत पड़ेगी अब आपको आने वाले समय में। हाँ, तो आज हम बात करेंगे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 7। और आज के लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, आइए उस पर बात कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे यहां पर सबसे पहले तो एक तो आरएनए समीकरण क्या होती है ये देखेंगे। ओके, ताप गुणांक क्या होता है ये जानेंगे, और अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। इन 3 पहलुओं पर बात करेंगे और इन पर क्वेश्चंस करेंगे। हाँ जी, ओके। अच्छा, सबसे पहले मेरे को ये बता दो कि तुम्हारा कल का टेस्ट कैसा रहा संडे का? हाँ जी, कल का टेस्ट कैसा रहा आपका? हेलो हेलो, कल का टेस्ट कैसा रहा ठाकुर साहब? प्रीवियस लेक्चर का ग्राफ नहीं समझ में आया, बट देखेंगे बेटा, कल का देखेंगे। ओके, हाँ जी, ठीक रहा, वेरी गुड। अच्छा नहीं गया बेटा? मैंने तो भर भर के देख फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डाले थे। विलियन वाले के लगभग 18 क्वेश्चन डाले थे, 18 क्वेश्चन ही मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डाले थे। ओके, तो उम्मीद थोड़ी बहुत टफ तो रही होगी आपके लिए कैलकुलेशन। हाँ जी, हेलो हेलो हेलो। बैकलॉग कैसे कवर करूं मैं? भाई कैसे बैकलॉग कवर करेगा? जैसे तूने छोड़ा है वैसे ही पढ़। ओके, हाँ जी, आ जाओ जी, आ जाओ। ओके, कुछ क्वेश्चंस लेंदी थे। ओके, हाँ जी, रिवीजन नहीं हो पा रहा है बेटा, रिवीजन करो ना। मेरी कितनी क्लास आती है? एक ही तो क्लास आती है। मेरे ऊपर क्यों ये कर रहे हो कि आप सर टाइम नहीं मिल पाता, इतनी स्पीड में नहीं पढ़ाई है। हाँ जी, ओके। बहुत बैकलॉग हो गया है तो क्यों हो गया है? हमने थोड़ी ना बोला है बेटा, तो आपको उसको समेटना पड़ेगा ना। ओके, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई। ओके, आ जाइए। सर क्वेश्चंस हैवी थे बेटा, तो अगर आप यहाँ पर क्वेश्चंस सही लगाओगे तो तभी तो वहां पे बढ़िया नंबर आएंगे ना। घबराने की जरूरत नहीं है, कोशिश करें कि नंबर बढ़िया से बढ़िया लेकर आए। देखो, अगर आप इन टेस्ट में नंबर जितने लेकर आ रहे हो ना, मेन एग्जाम में भी उतने ही उसके आसपास नंबर आते हैं, ठीक है? जैसे अगर आपके यहाँ पे टेस्ट में 550 नंबर आ रहे हैं, तो हो सकता है वहां पे 540 आ जाए, 560 आ जाए, 570 आ जाए, या कुछ कम भी हो सकते हैं। ज्यादा अंतर नहीं आता है। ओके, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो रही है ना, तो उस हिसाब से। और अगर किसी के मान लो यहाँ पे 650 नंबर आ रहे हैं, तो यकीनन वो वहां पे भी बढ़िया नंबर लेकर आएगा, ठीक है? और अगर मान लो यहाँ पर किसी बच्चे के टेस्ट कम आ रहे हैं, नंबर कम आ रहे हैं, तो उम्मीद है वहां पे भी उसके कम ही आएंगे, ठीक है? ओके, हमने तो दिया ही नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। फिर बोलते हो कि हमें स्टार बेच क्यों नहीं मिलता है। ओके, तो आप सब बढ़िया से यहाँ पर आए और आज इस चैप्टर को देखें, बढ़िया से पढ़ें। हाँ, तो आज हम इन 3 बातों पे बात करने वाले हैं। आरएनए समीकरण, ताप गुणांक और अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करना।
ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो यार देखो ध्यान से, आरएनएस समीकरण पढ़े उससे पहले मैं पिछला रिवाइज करवा देता हूं। आरएनएस समीकरण पढ़े उससे पहले मैं पिछला रिवाइज करवा देता हूं कि पिछला हमने क्या देखा। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हाँ जी, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि किसी भी एनवी कोटि की अभिक्रिया के बारे में आपको अवकलित समीकरण बनानी हो, समाकलित समीकरण बनानी हो, या उसके अर्धायु काल की गणना करनी हो, कैसे कर सकते हो उसका सिंपल सा यहां पर सारी बातें अच्छे से। भाई नागेंद्र गोस्वामी पढ़ाई कर ले वरना ब्लॉक कर दिया जाएगा, ज्यादा बातें ना करें। ओके, हाँ जी। अब यहां पर अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट, एनवी कोटि की अभिक्रिया ज्ञात करने के लिए समाकलित समीकरण, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, केटी बराबर यहां पर 1/n-1, फिर कोष्टक में a माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस 1/a की पावर n माइनस 1। इस समीकरण का उपयोग करके बेटा आप, ये एनवी कोटि की अभिक्रिया है, बस यहां पर n बराबर 1 ना रखो, क्योंकि n बराबर 1 रखते हैं फिर ये 1/0 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक, ओके। फिजिक्स में क्या करूं बेटा, फिजिक्स को भी समझने की कोशिश करो। पहला मैंने आपको ये बता दिया, फिर मैंने आपको ये बताया था कि अर्धायु काल, एनवी कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल किसके समानुपाती होता है, a की पावर n 1/a की पावर n माइनस 1 के। ये क्या होता है, समानुपाती होता है। ये बात ध्यान रखो, और इन्हीं से इसका यूज कहां करें अभी बताएंगे कहां करें, ठीक है, ओके। और फिर इसके बाद हमने इतनी बातें देखी, फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया, फिर मैंने आपको पढ़ाया संघट्ट सिद्धांत, फिर मैंने पढ़ाया आपको संघट्ट सिद्धांत। संघट्ट सिद्धांत, हाँ जी। तो संघट्ट सिद्धांत क्या कहता है बेटा, कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्रियाकारक क्रिया करते हैं आपस में, तो क्रियाकारक अणुओं के बीच में टक्कर होती है। जितनी अच्छी टक्कर होगी उतना ज्यादा अच्छी मात्रा से उत्पाद बन पाएगा, हाँ या ना। जब आप, जैसे कि मान लो जब आपकी मम्मी घर पे बढ़िया खाना बनाती है, तो खाना अच्छा कब बनता है, जब उसके अंदर बढ़िया से मिर्च मसाला अच्छे से एकदम बढ़िया से उसको सेका जाए, बुना जाए, तब जाकर के अच्छा मिर्च मसाला बनेगा ना, ठीक है। अच्छा सा छोंक लगाया जाए तो बढ़िया से बढ़िया टेस्ट आता है। अगर वो कच्चा रह जाएगा तो मजा नहीं आएगा, हाँ या ना। ज्यादा जल जाएगा तो भी दिक्कत है। तो सेम उसी तरीके से कि यहां पर अगर हमने, जैसे कि देखो ध्यान से, सब्जी बनाते समय हमने क्या लिया, पानी लिया, फिर उसमें कुछ न कुछ उसमें ऑयल वगैरह जो भी डाला सब कुछ मिलाया, मिक्स करा, तो जितना बढ़िया वो उसमें पकेगा उतना ज्यादा बढ़िया टेस्ट आएगा। तो सेम उसी तरीके से संघट्ट सिद्धांत, जितनी प्रभावी टक्कर होगी उतना अच्छा वो उत्पाद में कन्वर्ट हो पाएगा। अब प्रभावी टक्कर होने के लिए दो चीजें, एक सक्रियण ऊर्जा और दूसरी देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, किसी भी क्रियाकारक अणु की न्यूनतम ऊर्जा ताकि वो उत्पाद में कन्वर्ट हो सके, वह न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती थी, देहली ऊर्जा कहलाती थी। फिर सक्रियण ऊर्जा, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, देहली ऊर्जा का मतलब आपके नीट की कट ऑफ। जैसे कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को नीट का एग्जाम क्रैक करके मेडिकल कॉलेज लेना है तो कम से कम 630 नंबर, तो आपके लिए वह न्यूनतम अंक कितना हो गया, 630। तो आपके अगर 630 से ज्यादा नंबर आते हैं तो आप मेडिकल कॉलेज में जा पाओगे। उसी तरीके से अगर क्रियाकारक अणु की ऊर्जा इतनी हो जाए बस, फिर तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ही जाएगा, वो है देहली ऊर्जा। लेकिन आपके 450 ही नंबर आ रहे हैं, आपको वो अंतराल भी कवर करना है, तो क्रियाकारक अणु को दी गई वह अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा ताकि वह ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद में कन्वर्ट हो सके, वो सक्रियण ऊर्जा। उनके बारे में मैंने आपको बता दी थी, सारी बातें मैंने आपको अच्छे से समझा दी थी, अच्छे से सारी बातें क्लियर करवा दी थी। उनके बारे में देखा, सक्रियण ऊर्जा को समझा, फिर सक्रियण ऊर्जा के उससे रिलेटेड ग्राफ्स मैंने आपको बताया कि यार अगर क्रियाकारक अणु यहां पर है, फिर यहां जाएगा, फिर यहां उत्पाद में बनेगा, तो यहां पर यह है ऊर्जा अवरोध इसकी, ये इधर यहां पे क्या थी, रिएक्शन की अभिक्रिया की प्रगति,
अभिक्रिया की प्रगति थी, इधर ऊर्जा थी, तो ये यहां पे रिएक्टेंट है, यहां पे प्रोडक्ट है। क्रियाकारक को यहां से यहां जाना है, इतनी ऊर्जा चाहिए, तो ये टोटल ऊर्जा तो बेटा यहां से लेकर यहां तक की ये तो थी देहली ऊर्जा। अब उसकी इतनी ऊर्जा तो है, इतनी और चाहिए, तो यहां तक की जाने के लिए ऊर्जा अंतराल ये कहलाएगा आपका एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, और क्रियाकारक और उत्पाद के बीच का ऊर्जा अंतराल ये कहलाएगा आपका डेल्टा एच। ओके, इतनी बातें मैंने आपको बता दी थी, अच्छे से क्लियर करवा दी थी, और इनसे रिलेटेड सारी बातें भी मैंने आपको बताई थी। अच्छा, एक अभिक्रिया है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जा रही है, और एक अभिक्रिया है सपोज करो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर आ रही हो। क्रियाकारक से उत्पाद बन रहा है अग्र अभिक्रिया, तो अग्र अभिक्रिया के लिए यहां क्रियाकारक को अगर मेरे को उत्पाद में कन्वर्ट करना है तो मेरे लिए एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, लेकिन अगर मैं उत्पाद को क्रियाकारक में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी इतनी लगेगी। यह है ईए बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, पश्च अभिक्रिया के लिए, ये ईए फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। ओके, तो इतने सारे अंतराल में से इतना अंतराल घटा दूंगा तो डेल्टा एच आ जाएगा, तो ये डेल्टा एच भी क्या आ गया, ईए फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस ईए बैकवर्ड रिएक्शन। इस पे अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे। या फिर डेल्टा एच ये भी होता है कि डेल्टा मतलब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अगर इसका मान पॉजिटिव आ जाता है तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, और अगर इसका मान नेगेटिव आ जाता है तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है। कैसे करूं ट्रिक बताए बेक लोग? बेटा शान, जितनी शान से तुम यहां मैसेज कर रहे हो ना उतनी शान से अगर पढ़ लेते तो नहीं इतने मैसेज करते। कैसे हो जाता है बेक लोग? ओके, थोड़ा सा अपने आप को सुधारो, इतनी मक्कारी मत करो कि तुम्हारे बैकलॉग इतना हो जाए। कमेंट आ रहा है भाई, आ रहा है बेटा, सबका कमेंट आता है बेटा। ऐसी हमने कोई टेक्नोलॉजी विकसित नहीं कर रखी कि कुछ बच्चों के कमेंट आए कुछ के नहीं आए, सबके कमेंट आते। तो ये मत पूछा करो कि सर हमारा कमेंट आ रहा है, कि सबका आ रहा है बेटा। मानता हूं आपको अच्छा लगता होगा कि सर आप मेरा नाम लो, लेकिन क्लास में 8000 बच्चे, अगर 8000 बच्चों के मैं नाम लेने लगा तो 1.5 घंटा ऐसे खत्म हो जाएगा। प्लीज टू बी सीरियस, आप पढ़ने आए हो, पढ़ाई करो अच्छे से, मजा आएगा, मुझे ही पढ़ाने में मजा आएगा। क्लियर हो गया? ओके, हाँ जी। तो यहां पर ये सारी बातें हमने देखी, इतना क्लियर कर लिया। और ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, हाँ या ना? ये तो है, उत्पाद की ऊर्जा ज्यादा हो गई, क्रियाकारक की कम हो गई, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए। और अगर मान लो यहाँ पे क्रियाकारक की ऊर्जा इतनी है और उत्पाद की इतनी है, ऊर्जा निकाल दी, ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया के लिए, ये शोषी और ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया के लिए ग्राफ। इतनी बातें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, ये सारी बातें समझ में आई थी। और ये भी बताया था सक्रियण ऊर्जा कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है। ठीक है, अभिकारक की प्रकृति कैसी है, उसमें बंध प्रबल है कि दुर्बल है कि क्या है, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आपको ढंग से समझना। अभिविन्यास क्या है उसको भी मैंने आपको समझाया था, तो अच्छे से आप समझे होंगे, सारी बातें क्लियर करी होगी। तो अब चुपचाप से पढ़ते हैं। आपने डेल्टा एच के लिए HP माइनस HR क्यों किया? HR ज्यादा होता है HP से। अरे भाई बेटा अद्भुत, बेटा यही करते हैं, कम हो ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डेल्टा H बराबर हम यही लिखते हैं, उत्पाद की एंथैल्पी माइनस क्रियाकारक की एंथैल्पी। वो कम हो, इसका मान कम हो या इसका मान ज्यादा, उससे कोई मतलब नहीं होता। उत्पाद में से क्रियाकारक की ऊर्जा घटा दो। ठीक है, अगर ये बड़ा है ये छोटा है तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, अगर ये छोटा है ये बड़ा है तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहां पर बिना कोई समय गवाए, गवा तो दिया है हमने लगभग 15 मिनट 16 मिनट तो हमने गवा दिए। अब आते हैं आरएनएस समीकरण पर। आरएनएस समीकरण, आरएनएस समीकरण क्या होती है अभी हम देखेंगे डायरेक्ट, इसके बारे में क्या है ये आरएनएस समीकरण। ओके, और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो हमें समझनी है, इस पर न्यूमेरिकल, इस पे भी ग्राफ देखेंगे। इस चैप्टर में बेटा देखो ध्यान से, आपके लिए थोड़ा सा
समझने वाला पार्ट है ग्राफ। हमने इस चैप्टर में शून्य कोटि अभिक्रिया के ग्राफ बनाए, अच्छे से उनको रिवाइज कर लेना कि हाँ ये इस कोटि की अभिक्रिया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में भी मैंने आपको ग्राफ बनवाया, उनको भी अच्छे से समझ लेना। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में भी बनाया, उनको भी समझ लेना। जहां जहां ग्राफ आए ना, हर एक ग्राफ को अच्छे से समझना, रीड करना, अच्छे से उनको क्लियर करना। अब आती है आरएनएस समीकरण। तो आरएनएस समीकरण क्या होती है, आइए डायरेक्ट हम इसको लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे इसका कोई वो डेरिवेशन वगैरह है नहीं आपके। ओके, तो आरएनएस समीकरण क्या होती है? आरएनएस के अनुसार ठीक है, आरएनएस के अनुसार किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा से अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा से सक्रियण ऊर्जा EA से निम्न प्रकार संबंधित रहता है, निम्न प्रकार संबंधित रहता है। कैसे? इन्होंने बताया K बराबर A E की पावर माइनस EA अपॉन RT, ऐसे। K बराबर A E की पावर माइनस EA अपॉन RT, जहां सारी बातें देख लो। K वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक, ओके, सब जानते हैं। A, ये जो कैपिटल A है बेटा, कोई क्रियाकारक नहीं है, इसका मान ये है आपका आरएनएस नियतांक, आरएनएस नियतांक, आरएनएस नियतांक, या पूर्व चर घातांकीय नियतांक। ये जो चर घातांकी मान है ना, ई को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, चर घातांकी फलन है, उससे जस्ट पहले लिखा हुआ, इसलिए पूर्व चर घातांकी फलन भी इसे कहा जाता है, पूर्व चर घातांकीय फलन, फलन इसे कहा जाता है, ठीक है, या फिर इसे आवर्ती गुणांक भी कहा जाता है, आवर्ती गुणांक भी कहा जाता है, आवर्ती गुणांक भी कहा जाता है। ये बात क्लियर हो गई। EA सक्रियण ऊर्जा, EA सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक जूल, कैलोरी, लीटर ATM जो भी है वो हम रख देंगे, और उसी हिसाब से जो यहाँ पर EA का मान है उस हिसाब से R का मान हम लेंगे। R क्या है यहाँ पर? रिडबर्ग नियतांक नहीं है, गैस नियतांक है, गैस नियतांक, गैस नियतांक। और उम्मीद है आप सब R का मान जानते हैं। हमारे यहाँ पे जो जनरली काम आएगा वो आएगा 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये मान हमारा जनरली काम आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? केल्विन। तो जो टेम्परेचर मेरे को लेना पड़ेगा, किस में लेना पड़ेगा? यहाँ पर टी केल्विन में लेना पड़ेगा। किस में लेना पड़ेगा? केल्विन में लेना पड़ेगा, केल्विन। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस समीकरण में है। के क्या है, ए क्या है, ई क्या है? ई चरघातांकी फलन है, ऊपर ए अपॉन RT है। तो ये है आरएनएस समीकरण। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बेटा, क्योंकि यहां से ही हमें सारी चीजें समझने को मिलेगी, यहां से ही हमारे बाकी चीजें क्लियर होगी। इतना फटाफट से नोट कर ले, आरएनएस समीकरण। अब इस आरएनएस समीकरण में हम अलग अलग जानकारियां जुटाएंगे, ठीक। इस आरएनएस समीकरण से हम कुछ अलग अलग फॉर्मूले बनाएंगे, मजेदार चीजें देखेंगे, फिर ग्राफ आएंगे, ग्राफ को देखेंगे।
ओके, अच्छा ये एक और चीज देख लो, माइनस ए अपॉन आर टी, ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, ये क्या है? देखिए ध्यान से, ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी बेटा जो इस अभिक्रिया में दिखाई दे रहा है, यह क्रियाकारक अणुओं का वह अंश है जो उत्पाद में कन्वर्ट होता है। या अब उत्पाद में कन्वर्ट कौन होगा? जिसकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर या ज्यादा रहेगी वही कन्वर्ट होएगा। इसे ऐसा कहा जाता है, e की पावर माइनस ए अपॉन आर टी क्रियाकारक अणुओं का वह अंश है जो ES के बराबर या उससे ज्यादा ऊर्जा रखता है। ठीक है, E अपॉन आर टी। ठीक है, कुछ छोटी छोटी बातें, कभी कभी कुछ न्यूमेरिकल के अलावा कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाते हैं। सक्रियण ऊर्जा का ये आरएनए समीकरण में ये किस बात को बताता है, किसको प्रदर्शित करता है, ऐसे। तो ये क्या है? यह क्रियाकारक अणुओं का वह अंश है जो सक्रियण ऊर्जा के बराबर या उससे ज्यादा ऊर्जा रखता है। जैसे इस क्लास में सपोज करो 500 स्टूडेंट है, अब 500 में से 250 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी इतने नंबर ला रहे हैं, उस मिनिमम कट ऑफ को आराम से क्लियर कर रहे हैं, तो ये उनका अंश है। तो वैसे यहां पर ए की पावर माइनस ई अपॉन आर टी यह क्रियाकारक अणुओं का वह अंश है जो सक्रियण ऊर्जा के बराबर या उससे ज्यादा ऊर्जा रखते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? ये आरएनए समीकरण। अब इस समीकरण एक से हम अलग अलग चीजें देखेंगे। तो अगर मैं समीकरण एक में लोग ले लूं, ठीक है, हाँ जी, समीकरण नंबर एक से दोनों तरफ log बेस ई, हम log ई ले रहे हैं, ठीक है, log या ln लेने पर। तो यहां पे जरा देखिए ध्यान से, अगर हम यहां पर लेंगे तो ln के बराबर हो जाएगा ln a इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो यहां पर अगर हम बात करें बेटा ln के बराबर कितना हो जाएगा? ln a log a गुणा b। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चूंकि हम जानते हैं सर ln m इंटू n का फॉर्मूला क्या होता है? ln m प्लस ln n। तो यहां पे इसको दो तरीके से देखो, ये a और ये पूरा पूरा b, हाँ या ना, पूरा पूरा b। ओके, और एक चीज और आप जाने कि यार ln मतलब log बेस e, जो आधार है वही यहां पर हो, ठीक है, जो आधार है वही यहां पर हो, तो इसका मान क्या आएगा? जो भी यहां पे, जैसे कि भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मान 1 आ जाएगा। यहां पर घात 2 लग रही हो, इसका मान 2 आ जाएगा। यहां पे घात 3 लग रही हो, इसका मान 3 आ जाएगा। यहां पे घात x लग रही हो, तो इस राशि का मान क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। ये log की प्रॉपर्टी होती है, यह log की प्रॉपर्टी होती है। मतलब अगर आधार हो और उसी यहां पर कोई संख्या लिख रही हो बेटा, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि log और e की पावर e एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, एक दूसरे को काट देंगे, तो log और e कट जाएगा, बस जो ऊपर रहेगा वो आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहां पर जैसे मैं log लूंगा, मतलब ln लूंगा, तो ये e और ln कट जाएगा, डायरेक्ट बच जाएगा माइनस ई अपॉन आर टी। ये आ गया, ये एक समीकरण हमारे पास आ गई है। इसको देते हैं समीकरण नंबर 2, इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। ये है आपके पास समीकरण नंबर 2, ठीक है।
इससे मैं एक समीकरण नंबर 3 भी निकाल सकता हूं। ये भी क्या है, एक सरल रेखा ही है। ये भी क्या है, यह एक सरल रेखा का समीकरण है, सरल रेखा का रूप है ये समीकरण। ठीक है, इसे मैं थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर दूं। मैं मॉडिफिकेशन क्या, कि अगर ln को log बेस e को log बेस 10 में बदलना होता है तो हमें पता है कि log बेस e और log बेस 10 में क्या संबंध होता है कि यार ये मान बराबर होगा 2.303 log बेस 10 के बराबर 2.303 log बेस 10 a माइनस ए अपॉन आर टी। ये हो गया 2.303, यहां पे भी है 2.303, यहां पे भी है। भाग लगा, कॉमन लेंगे, इसका भाग लगा देंगे, इसमें कट जाएगा, यहां पे कुछ नहीं है, बटे में आ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला आ जाएगा चमचमाता हुआ, log बेस 10 के बराबर log बेस 10a माइनस ए अपॉन 2.303 r, ये माइनस है और यहां पर ये t है अलग से। ध्यान से देख लीजिए देवियों सज्जनों अच्छे से। log बेस 10 बराबर में हो जाएगा log बेस 10a माइनस ए अपॉन 2.303 r, अलग से मैंने लिख दिया 1/t। ठीक है, जो भी एक सरल रेखा का समीकरण, इसको दे दो समीकरण नंबर 3, जो कि एक सरल रेखा का समीकरण है। अब इन दोनों से हम ग्राफ भी बनाएंगे। ओके, समीकरण नंबर 2 से भी ग्राफ बनाएंगे, समीकरण नंबर 3 से भी ग्राफ बनाएंगे। बहुत ही सिंपल ग्राफ है, सब सिंपल है और सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ जी, एक बारी यहां तक नोट कर ले फटाफट से, और ऐसा ना करें कि सब कुछ यहां ही देख के छाप रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, एक पॉइंट लिखा फिर ऐसे देख रहे हो, फिर ऐसे देख रहे हो, ऐसे नहीं करना है। लिखते रहो फटाफट। हाँ, खुद से लिखना सीखो कि सर ने ये लिखा, ये तो मैं ही लिख सकता हूं ना, और ये से ये वाला पद आ जाएगा ना, एकदम ऐसे रट्टू मत बनो। ठीक है, सर क्या करवा रहे हैं, एक सीक्वेंस है उस चीज का, तो आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। अब तो पढ़ना सीख गए हो ना आप, ऐसा तो है नहीं कि ए फिर बी फिर ऐसे देख देख के लिख रहे हो, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, हो गया। तो ये 3 समीकरण आ गई हमारे पास, तीनों सही। पहली वाली समीकरण आरएनएस समीकरण, फिर ये दूसरी समीकरण, ये तीसरी समीकरण। तीनों समीकरण बेटा इंपॉर्टेंट है अपनी जगह पर, सबकी सब ठीक है। तो यहां पर अब हम देखेंगे ग्राफ। ग्राफ ठीक है, समीकरण 2 से, और यहां पर समीकरण 3 से। आप सब समझदार हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल ग्राफ है। ओके, समीकरण 2 में देखो, इस बराबर के चिन्ह की तरफ इधर लिखा हुआ है ln k, फिर यहां पर ln a माइनस ए अपॉन r, और फिर यहां पर ये जो t है ना, इसको मैं अलग से लिख दूं, जैसे कि अगर यहां पे ये जो t है, इसको ये a इंटू 1/t। t क्या है, ताप। टी क्या है बेटा, टेम्परेचर। कैपिटल टी है, स्मॉल टी नहीं है, स्मॉल टी समय होता है, कैपिटल टी टेम्परेचर है। ओके, तो यहां पर अगर मैं इनके बीच में ग्राफ बनाऊंगा, कैसा बनेगा, बहुत ही सिंपल है। क्या बन जाएगा, y बराबर c माइनस एम एक्स, y बराबर c माइनस एम एक्स बन जाएगा। क्या क्या ये y बराबर c माइनस एम एक्स है, y बराबर c माइनस एम एक्स है। तो अगर आपसे बोल दिया जाए, अगर आपसे बोल दिया जाए कि ln k और 1/t के बीच में ग्राफ बनाया जाए, ln k और 1/t के बीच में ग्राफ बनाया जाए, तो उपरोक्त ग्राफ की ढाल का मान क्या होगा। और फिर यहां पर देखो ध्यान से, आपको बोल दिया जाए
log बेस 10 के और 1/t के बीच में ग्राफ बनाया जाए तो इस ढाल का मान कितना होगा? इस ग्राफ की ढाल, इसका स्लोप कितना होगा और इसका स्लोप कितना होगा? दोनों की स्लोप बताएं। हाँ, नेगेटिव आएगा क्योंकि यहां पर m नेगेटिव है बेटा, तो नीचे की तरफ आएगा प्रथम क्वाड्रेंट में। इस वाले की ढाल क्या है बेटा? ये रही, ठीक है, चिन्ह के साथ ऋणात्मक है, -EA/r। पहले वाले ग्राफ की ढाल देखो, -EA/r हो जाएगा, नेगेटिव है, इसकी ढाल है -EA/r। सर मुझे सकीना खान को पीछे छोड़ना है, कोई ट्रिक बताए, पढ़ ले। यहां पर दूसरे वाले ग्राफ की ढाल बताओ, दूसरे वाले ग्राफ की ढाल बताओ, देखो इसकी, अरे 2.303 नीचे कैसे आया बेटा? इसका आप जैसे उधर भाग लगाओगे ना, इसका आप भाग लगा दो तो यहां पे भी लगेगा और इसमें भी लगेगा, इसमें लगेगा, ऊपर भी 2.303, नीचे भी कट जाएगा वो। यहां पर भाग लगाएंगे तो यहां पर EA/2.303 बच जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहां पर इसका स्लोप आ जाएगा -EA/2.303 r। वेरी गुड, ओके। अब ये क्वेश्चन देखो, अरे हाय क्या क्वेश्चन है ये, अभी अभी हमने पढ़ा। ln के वर्सेस 1/t के मध्य खींचा गया आरेख एक सरल रेखा है जिसका ढाल है। बेटा थोड़ा सा रुखसार, सरल रेखा पढ़ा करो, रेगुलर क्लास में आया कर, छुट्टियां मारते हो तुम। ln है वो, ln है, ठीक है, लोग नहीं है। ln के वर्सेस 1/t, ln के वर्सेस 1/t का ढाल कितना होगा? -EA/r, ओके, ऑप्शन नंबर 1। और अगर यही क्वेश्चन log बेस 10 ऐसा हो जाता, log के और यहां पर 10 1/t के बीच में आया था, ठीक है, तो यहां पर फिर माइनस आया था। फिर ये 4 हो जाता, ठीक है, ओके, डन 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 डन। अब आगे देखें, क्लियर हो गया? अरे प्रियांशु भाई क्वेश्चन ग्राफ लिखा है उसके बाद तो आगे बढ़ रहा हूं ना, थोड़ा सा तेज बढ़, 2 साल का सिलेबस करना है तेरे को, 1 साल का नहीं पढ़ना है, ठीक है, स्लो पढ़ाओ। अब यहां पे आगे देखो, हाँ जी हो गया बेटा। यहां पे इस ग्राफ को देखो, ln के और 1/t, y बराबर c माइनस mx, y ये c, ये y, ये c, और यहां पर ये क्या हो जाएगा? mx हो जाएगा ना। तो यहां पर ये देखो ना यार, ढाल, अरे अब्दुल्ला जी समझ में आ गया बेटा कि हाँ आपको सब कुछ याद था, आपके दिमाग में ब्रेन में पेन हो रहा था, इस वजह से भूल गए, ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार से मत भूलना, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, आगे। तो भाई ग्राफ राफ बना लिया आपने, ये ग्राफ राफ बना लिया, समझ में आया? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, इसका लोग लेना है, लोग लेने के बाद एक बार समीकरण ln के पदों में बनी, तो उसके बाद log बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, ओके। इसमें कुछ समझना ही नहीं है, बहुत सिंपल है, ओके। ये फिर बाकी 2 क्वेश्चन अभी आगे करेंगे, इतना हो गया। अब हम एक सूत्र और इजाद करेंगे, यदि, उसी के बाद आगे लिखो, यदि T1 ताप पर, अच्छा सुनो, अभी लिखो मत, इतनी बात हो गई। हमने पढ़ा था कि वेग स्थिरांक सांद्रता के ऊपर डिपेंड नहीं करता, किसके ऊपर डिपेंड करता है?
टेम्परेचर के ऊपर और उत्प्रेरक के ऊपर। यस और नो? साम्य स्थिरांक का मान मतलब वेग स्थिरांक का मान टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है और उत्प्रेरक के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब जरा देखो ध्यान से, अभी अभी हमने देखा k बराबर a e की पावर माइनस EA अपॉन RT। इस समीकरण में देखो ध्यान से, अगर बेटा मैं T का मान बढ़ाऊंगा, अगर मैं तापमान बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा, तो ये T तो बटे में आ रहा है। T का मान बढ़ाऊंगा तो 1/T की वजह से इसका मान बढ़ता जाएगा, लेकिन ये मान किस में है? देखो ध्यान से, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूं, अगर मैं ताप बढ़ाऊंगा तो 1/T का मान घटता जाएगा, घटता गया। लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहां पे फिर EA अपॉन RT का मान भी घटता जाएगा, लेकिन अगर माइनस लग जाएगा तो बढ़ता जाएगा। और अगर माइनस EA अपॉन RT बढ़ रहा है, E की पावर 1, E की पावर 2, E की पावर 3, ऐसे इसका मान बढ़ता जा रहा है। तो अगर इसका मान बढ़ता जाएगा तो K का मान बढ़ता जाएगा ना, क्योंकि ये तो एक स्थिरांक है, ये तो एक स्थिर मान है। इसका मान बढ़ता जाएगा तो इसका मान भी बढ़ता जाएगा, बोले तो K का मान बढ़ता जाता है। सीधी बात ये बोलना चाहता हूं, ताप बढ़ाने पर K का मान बढ़ता जाता है। टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे K का मान बढ़ता जाएगा। अभी आगे पढ़ेंगे हम ताप गुणांक, ठीक है। हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, ठीक है, K का मान डबल हो जाएगा, किसी में क्या हो जाएगा, सब समझेंगे। तो यहां पर आप ये समझे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर K का मान बढ़ता जाता है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, यहां पर सांद्रताओं पर कोई फर्क नहीं, सांद्रता से कोई मतलब ही नहीं। इस पद में कहीं सांद्रता आ रही है क्या? नहीं आ रही है। सांद्रता का कोई मतलब ही नहीं है, तुम सांद्रता कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही EA सक्रिय ऊर्जा का सांद्रता से कोई मतलब ही नहीं है। पहले तुमने कितनी सांद्रता ली, बाद में कितनी सांद्रता ली, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस ये वाले फॉर्मूले में कहीं पे सांद्रता का जिक्र ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोल का भी कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो यहां पर एक बात आप समझ जाओ कि ताप बढ़ाने पर, लिखिएगा बेटा जी, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर K का मान बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ओके, यदि T1 ताप पर वेग स्थिरांक K1 एवं T2 ताप पर वेग स्थिरांक K2 हो तो, अगर T1 ताप पर वेग स्थिरांक क्या है, K1 है, तो समीकरण 3 से, जो हमारे पास समीकरण 3 थी, ये वाली log 10 वाली, तो पहली वाले के लिए K1 यहां पे T1 हो जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट है, एक ही अभिक्रिया है। फिर दूसरी वाली अभिक्रिया के लिए यहां पर क्या हो जाएगा, K2, और वो हो जाएगा T2, ठीक है। हाँ जी, तो समीकरण नंबर 3 से बेटा log बेस 10 K1 बराबर क्या हो जाएगा, log A, ये तो एक स्थिर मान है, कांस्टेंट मान है। हाँ जी, ये तो एक कांस्टेंट मान है बेटा, ये तो एक कांस्टेंट मान है, इसके इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। log बेस 10 ये हो गया, और माइनस EA अपॉन 2.303 R, और यहां पर हो जाएगा ये R, और ये हो गया 1/T1। ये समीकरण नंबर 4, यह समीकरण नंबर 4 हो गया। एवं दूसरी समीकरण के लिए क्या लिखेंगे हम, log बेस 10 K2 बराबर log A, ये एक स्थिर मान है, ठीक है, माइनस EA अपॉन
2.303 R, यहां पे हो जाएगा 1/T2, समीकरण नंबर 5 हो गया। तो जब हम समीकरण 4 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट तो छम log a कट जाएगा, बाकी नहीं कटेगा। जब हम समीकरण इसमें से इसको लेस करेंगे बेटा, तो यहां पर जो कटने वाली चीजें होगी वो कट जाएगी, बाकी बचने वाली बच जाएगी। ओके, या फिर मैं बोल देता हूं समीकरण 5 में 4 कर लें, क्योंकि हम K2 को ऊपर रखना चाहेंगे, K1 को नीचे रखना चाहेंगे। K2 बाई K1 में निकालूंगा। तो जब हम समीकरण 5 में से 4 को घटाएंगे तो देखो क्या बनेगा। ये लिख लिया, अरे यार इनको बाद में मैं सही फॉर्म में अरेंज करके भेज दूंगा। समीकरण 5 माइनस समीकरण 4 से, तो बेटा डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिखवाता हूं मैं, क्योंकि बाकी का तो कोई मतलब नहीं। डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, log बेस 10, तो log K2 माइनस K1 होगा। भाई दाया पक्ष दाएं पक्ष से, बायां पक्ष बाएं पक्ष में से घटेगा, दायां पक्ष दाएं पक्ष में से घटेगा। तो log K2 माइनस log K1 बनेगा, log K2 माइनस log K1। तो log A माइनस log B बराबर क्या हो जाएगा, log A अपॉन B। तो log K2 बाई K1 बन जाएगा। ये मान बराबर आता है ये अपॉन 2.303 R, और ब्रैकेट में आता है बेटा 1/T1 माइनस 1/T2। ये आएगा। ये हमारे पास एक और समीकरण आ गई। इंपॉर्टेंट है, हर एक बात को समझना, हर एक पहलू को जानना बहुत अच्छे से। यहां पर आपको सारी चीजें पता लग जाएगी इस सूत्र की मदद से। ये भी आपको सूत्र ध्यान रखना है। ओके, यह भी एक आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये भी एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये भी एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्लियर है मामला, ध्यान रखना। अच्छा, एक बात और, सक्रियण ऊर्जा EA निम्न पर निर्भर नहीं करती है, निम्न पर निर्भर नहीं करती है, नहीं करती है। किन पर, ताप पर। इसलिए देखो T1 टेम्परेचर और T2 पर हमने EA को EA ही माना, EA1 EA2 नहीं माना, ठीक है, मतलब डिपेंड नहीं करती। ताप पर, दूसरी सांद्रता पर, सांद्रता पर इसका कोई मतलब लेना देना नहीं, ठीक है। ताप पर, सांद्रता पर, इन पर ये कोई डिपेंड नहीं करती, कोई डिपेंड नहीं करती, फर्क ही नहीं पड़ता। समझ में आ गया? फर्क पड़ता है उसकी प्रकृति पर, उनके बीच में बॉन्ड कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने दुर्बल है, कितने प्रबल है। प्रबल बंदे तो और ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी तब जाकर के, हाँ या ना। कोई ढीठ बच्चा है, पढ़ ही नहीं रहा, उसको मार मार के पढ़ाना पड़ेगा, उसको अलग अलग तरह की चीजें बतानी पड़ेगी, भाई पढ़ पढ़ पढ़। कोई ऐसे ही पढ़ लेगा तुरंत, हाँ या ना। तो सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती, उसकी प्रकृति पर डिपेंड करती है। तो ताप पर डिपेंड नहीं करती, सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। ओके, ये ध्यान रखना। ये एक फॉर्मूला हो गया, ओके। तो ये हमने इसमें एक पार्ट देख लिया बेटा आज की क्लास का, जो मेरे को 3 बातें पढ़ानी, उसमें से एक पार्ट आज क्लियर हो गया। आरएनएस समीकरण K बराबर A e की पावर माइनस E अपॉन RT। उसके बाद यहां पर ये अगली समीकरण नंबर 6 दे दो इसको। ओके, बाकी कुछ छोटी छोटी बीच में समीकरण आई, उनको अच्छे से समझ लेना, उनसे रिलेटेड ग्राफ समझ लेना, क्वेश्चन भी करवा चुका हूं उस पर, ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया। ओके, ये ध्यान रखना, सक्रियण ऊर्जा इन पर डिपेंड करती है, इन पे डिपेंड नहीं करती है। ओके जी, क्या ये बात क्लियर है बेटा? तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है, अच्छे से क्लियर करना है। ओके, ये बात भी खत्म होती है, ये बात भी खत्म होती है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फंडा जो हमने देखने वाले, वो है
ताप गुणांक। फिर एक साथ क्वेश्चन कर लेंगे सब पर। ताप गुणांक, अब हेडिंग डाल लो ताप गुणांक, छोटा सा टॉपिक है। ताप गुणांक, ताप गुणांक कि अभी अभी हमने पता चला कि ताप बढ़ाने पर के का मान बदलता जाता है, बढ़ता जाता है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ओके, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? ताप गुणांक क्या है? कुछ बुक्स में ताप गुणांक को थीटा से प्रदर्शित किया जाता है गया है, और कुछ जगह इसको म्यू से प्रदर्शित किया गया है। कुछ जगह इसको थीटा से प्रदर्शित किया गया है, कुछ जगह इसको म्यू से प्रदर्शित किया गया है। हम दोनों लिख लिया, ठीक है, ओके। तो ये क्या चीज है? बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है बेटा। ताप गुणांक क्या होता है? जैसे कि सपोज करो, मान लो मैंने 5 डिग्री सेल्सियस पर जो के का मान है उसको देखा, और 15 डिग्री सेल्सियस पर के का मान था उसको देखा। 5 डिग्री सेल्सियस मैंने के का मान देखा इतना, और यहां पे देखा इतना, तो बस इन दोनों का अनुपात। भाई जितना डिग्री, भाई प्रारंभ में जितना भी डिग्री सेल्सियस था, उसके बाद 10 डिग्री सेल्सियस, तो T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस और T डिग्री सेल्सियस पर रेशो के का, वही क्या कहलाता है? ताप गुणांक। जैसे कि मान लो मैंने क्या लिया, टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस है, इसमें मैंने क्या जोड़ दिया? 10 डिग्री और जोड़ दिया, तो T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस और T डिग्री सेल्सियस पर के मानों का अनुपात ही ताप गुणांक कहलाता है। क्या मैं बोल रहा हूं कि एक बार मैंने के देखा 5 डिग्री पर, और एक बार मैंने देखा 15 डिग्री पर, दोनों का अनुपात 5 पर 15, तो 15 वाला ऊपर 5 वाला नीचे रहेगा, उन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा? ताप गुणांक कहलाता। क्या कहलाता है? ताप गुणांक कहलाता है। बहुत ही सिंपल है, एक बार परिभाषा लिखो, सारी चीजें समझ में आएगी। हाँ जी, एक बार इसकी परिभाषा लिखे, सारी चीजें समझ में आएगी। लिखिए बेटा, परिभाषा क्या होगी? T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस एवं T डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांकों का अनुपात, वेग स्थिरांकों का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। ताप गुणांक कहलाता है और इसका मान 2 या 3 के बीच में होता है, न तो इससे ज्यादा न इससे कम, ठीक है। इसका मान सदैव 2 से 3 के मध्य होता है, इस पे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी लगाएंगे हम। तो यहां पर इसका मान, थीटा का मान या म्यू का मान 2 या 3, 2 से 3 के बीच में होता है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3। ओके, ताप गुणांक क्या होता है? म्यू या थीटा क्या होता है? K 8 T डिग्री सेल्सियस, T डिग्री सेल्सियस पर K और T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर K, इन दोनों का अनुपात। T डिग्री सेल्सियस पर K का मान और 10 डिग्री और टेम्परेचर बढ़ा दो, उस पर K का मान, दोनों का अनुपात कहलाता है ताप गुणांक। ताप गुणांक जिसका मान क्या आएगा? 2 से लेकर के 3 के बीच में आएगा।
अभी यहां पे क्वेश्चन करवाता हूं, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये है बेटा ताप गुणांक। सिंपल टॉपिक है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। इसमें कैसे क्वेश्चंस बनेंगे अभी देखते हैं। ओके, तो ताप गुणांक किनका अनुपात है? वेग स्थिरांकों का अनुपात है। कौन कौन से वेग स्थिरांक? टी, और टी में 10 डिग्री सेल्सियस और जोड़ दो तो 10 डिग्री टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन में टी डिग्री सेल्सियस पर जो अनुपात आएगा के का, वही अनुपात ताप गुणांक कहलाता है, जिसका मान 2 से 3 के बीच में आता है। मिनिमम 2, मैक्सिमम 3। डन है मामला। ओके, अब जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं और इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, क्वेश्चन, यदि T बराबर 25 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक K हो एवं ताप गुणांक 2 हो, तो अगर T बराबर 25 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक K है, ताप गुणांक 2 है, तो T बराबर 75 डिग्री सेल्सियस पर K का मान होगा। K का मान होगा। K के बारे में पूछ सकता है, अभिक्रिया दर के बारे में पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है। तो बहुत सिंपल है, आइए चलिए मिलकर ट्राई करते हैं। हाँ जी, पहले एक बार आप सोच के बताओ क्या आएगा आपके अनुसार इसका आंसर। हाँ जी, एक बार आप ताप गुणांक क्यों कैलकुलेट करते हैं बेटा? ये बताता है ना कि यार अगर मैं टेम्परेचर इतने से इतना बढ़ा दूंगा तो वेग स्थिरांक या वेग अभिक्रिया दर पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है बेटा, प्रीति बेटा, इससे हम ये बता सकते हैं कि अगर टेम्परेचर पहले इतना था, जैसे कि 25 था, 25 से 75 कर दिया, तो अभिक्रिया की दर कितनी गुना बढ़ जाएगी, ये हम बता सकते हैं। ओके, 10 गुना, 5 गुना, 32 गुना, दोनों तरीके से बताऊंगा। देखो, हमें क्या दे रखा है? हमें क्या दे रखा है भाई? इस इनिशियल टेम्परेचर कितना दे रखा है? 25 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर कितना दे रखा है? 25 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे उसको बढ़ाते बढ़ाते 75 पे लेके जाना है, तो कितना गुना बन जाएगा? कोई बोल रहा है 3 गुना, कोई बोल रहा है सर 3 आएगा, कोई 3 टाइम्स 6। इसका आंसर आएगा बेटा 32 गुना। देखो अभी मैं बताता हूं, इसका आंसर आएगा 32 गुना। समझना अच्छे से, क्लियर करना। ठीक है, ओके। हमें प्रारंभिक ताप क्या दे रखा है? प्रारंभिक ताप जो कि हमारा बेस है, जिसको हम बेस लेके चलेंगे, वो दे रखा है हमें 25 डिग्री सेल्सियस एवं थीटा या म्यू कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। ओके, तो ये 2 किसके बराबर होगा कि सर 25 डिग्री सेल्सियस पर K का मान नीचे और 25 प्लस 10 डिग्री सेल्सियस का मान ऊपर। इनका अनुपात किसके बराबर आएगा? 2 के बराबर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ताप गुणांक की परिभाषा से कि भैया T डिग्री सेल्सियस पर और T में 10 और जोड़ दो, उन डिग्री सेल्सियस पर जो K है उनके रेशो देखो, तो उसका मान 2 के बराबर दे रखा है परिभाषा के अनुसार। तो मेरे को 35 डिग्री सेल्सियस पता चल गया, K कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से, तो ये कितना हो गया बेटा? 835 डिग्री सेल्सियस। ये कितना हो गया? K8 25 डिग्री सेल्सियस। इसका मान कितना है? K ही दे रखा है। तो यहां पर मेरे पास, अच्छा ये 2 था ना, हाँ जी, तो K8 35 डिग्री सेल्सियस कितना हो गया? 2K। पहले का दुगना हो गया। 35 डिग्री भी पता चल गया कितना? दुगना। तो
देखो अगर अभिक्रिया 25 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं और अगर वेग हम क्या कर देंगे, अगर ताप अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे तो बेटा वेग स्थिरांक दुगना हो जाएगा। और वेग स्थिरांक और अभिक्रिया दर एक दूसरे के समानुपाती होती है। दर भी, अभिक्रिया का वेग भी डबल हो जाएगा। पहले तो हमने देखा 35 पे तो 2k हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब इसी प्रकार हमें 35 से पता चल गया, 35 में 10 जोड़ दो, 35 प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर, तब भी तो रेशो सेम ही आएगा ना यार। कितनी डिग्री सेल्सियस पर, नीचे ऊपर। उस ताप गुणांक कितना दे रखा है, 2। तो ताप गुणांक क्या होता है कि भैया T में 10 डिग्री सेल्सियस जोड़ दो और T डिग्री सेल्सियस, उन दोनों के K का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। तो जैसे हमने इतना टेम्परेचर और उसमें 10 जोड़ा, इनका रेशियो 2 के बराबर आएगा, तो सेम वो यहां पे भी आएगा, वो यहां पे भी 2 के ही बराबर आएगा। क्लियर? तो यहां पर मेरे पास 45 डिग्री सेल्सियस, इसको इधर गुणा कर दूं, 45 ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा के 35 डिग्री सेल्सियस, और 35 डिग्री सेल्सियस क्या 2k के बराबर है, तो यहां पर 2 गुणा k हो गया, तो क्या 2 की पावर 2k हो गया क्या, बोलो ना यार। तो 45 डिग्री सेल्सियस पे k का मान कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। समझ में आया? हमें कहां तक जाना है, 75 जाना, ऐसे तक, ऐसे करते जाओ। फिर पुनः अब हमें 45 को नीचे रख दो और फिर यहां पे क्या कर दो, 55, तो इसका भी अनुपात 2 के बराबर। तो k 55 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, 2 इंटू k 45 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पे 2 इंटू k 45 डिग्री सेल्सियस का मान 2 की पावर 2k, 2 की पावर 2 इंटू k, तो ये पावर 1 और 2, ये हो गया 2 की पावर 3k। डायरेक्ट एक सूत्र बता दूंगा आगे, उससे हो जाएगा, लेकिन अपन ऐसे ही करते हैं इसको। कहां तक पहुंच गए, 55 तक। इसी प्रकार अब 55 वाले को नीचे रख दो और 65 वाले को ऊपर रख दो, तो t डिग्री और t प्लस 10 डिग्री ऊपर चला गया, इनका भी रेशो 2 के बराबर। तो k 65 डिग्री वाला क्या आ जाएगा, डबल आ जाएगा, 55 से इधर गुणा कर देंगे, अपने पहले वाले का जस्ट डबल आ जाएगा अगला वाला, तो 2 55 का 55 का मान 2 की पावर 3 इंटू के, तो यहां पे पावर 1 है, 2 की पावर 4k हो गया। ओके, कहां तक पहुंच गए, 65 तक तथा हाँ जी 65 डिग्री सेल्सियस पर के और 75 डिग्री सेल्सियस पर के, इनका भी अनुपात कितना आ गया, 2 के बराबर। तो के 875 डिग्री सेल्सियस, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू के 865 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर इसका मान कितना है, 2 इंटू 2 की पावर 4 इंटू के, आधार समान है, घाते जुड़ जाएगी, 2 की पावर 5k। तो प्रारंभिक मान k था, उसका 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार 2 से गुणा कर दो, 32 के, ये आ गया 32 के। क्वेश्चन समझ में आया? अरे क्वेश्चन समझ में आया? बोलो 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 बोलो, क्वेश्चन समझ में आया? 32 डिग्री सेल्सियस नहीं है, 32 उनका क्या हो जाएगा, अगला मान। यहां पर भाई प्रारंभिक मान k है, तो 75 पर उस k का 32 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस नहीं है, ये k का मान है, 32 गुना हो जाएगा। देखो ऐसे ऐसे करके हमने इसको सोल्व किया, ये आ गया 32 गुना। इसको दर भी बोल सकते हैं कि यार दर ना 32 गुना हो जाएगी, अभिक्रिया वेग 32 गुना बढ़ जाएगा क्योंकि k बढ़ रहा है। हेलो हेलो सर, ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया। नहीं हुआ बेटा, ये तो मैंने आपको पूरा स्टेप बताया, सिंपल देखो स्टेप। अब सिंपल स्टेप देखो, सिंपल देखो। और
कुछ समझ नहीं आया। खुशी बेटा वो डिटेल में था, आपको चीजें यहां पर क्लियर करनी पड़ेगी। देखो उच्च ताप पर के बराबर निम्न ताप पर के गुणा थीटा की पावर n। देखो ध्यान से, उच्च ताप पर के आपको ज्ञात करना है, निम्न ताप पर के पता है, थीटा क्या है, ताप गुणांक है, n क्या है, जहां n क्या है, जहां n है तापांतर, ताप का अंतर बटे 10, तापांतर बटे 10। टू के कहां से आया, एक बालिकों को यही नहीं पता टू के कहां से आया। देख बेटा यहां पर अनुपात दो, ये 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, के है ना। अरे यहां पे जरा देखो ध्यान से, जैसे ही ये हमने इसको 35 लिख दिया, ये 25 डिग्री सेल्सियस पर के का मान क्या दे रखा है, के दे रखा है, तो इसको इधर से गुणा कर दिया तो 2k हो गया ना बेटा। देख ध्यान से ये करो, एक बार इससे देखो, एक बार इससे देखो, एक क्वेश्चन पे ही चलते हैं, बीच बीच में अलग अलग शब्द यूज नहीं करते। ये देखो ध्यान से, इस ट्रिक से देखो, हमें किस पे पूछा गया था, ताप T बराबर 75 डिग्री सेल्सियस पर के पूछा गया था, 25 डिग्री सेल्सियस पे दे रखा था, दे रखा था ना, दे रखा था ना। ओके, तो के निम्न ताप पर के का मान क्या था, के ही था, अरे के ही था ना। ओके हाँ जी, ताप गुणांक कितना दे रखा था, 2। अब n क्या है, तापांतर बटे 10, तो ताप का अंतर, उच्च ताप 75, निम्न ताप 25 बटे 10। हाँ जी, इसको के डैश कुछ ही बोल दो, के डैश बोल दो। हाँ जी, तो के गुणा 2 की घात 75 में से 25 गए 50, 50 बटे 10 कितना हो जाएगा, 5, तो कितना आ गया 32 गुणा के। बोलो समझ में आया। ओके, तो ऐसे कर सकते हो। अरे जल्दी बोलो यार। तो ये क्वेश्चन अब हमारा ऐसे खत्म हो गया ना। ये पूरा डिटेल में था कि अगर T बराबर 25 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक के इतना है तो इतने पे कितना हो जाएगा भैया, ये एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हमने देखा। लेकिन अगर मान लो यही अंतराल बहुत ज्यादा दे दिया जाता, 25 पे देके आपसे पूछ लेता 250 पे कितना होगा, ऐसे बार बार करेंगे क्या, ऐसे बार बार हम करेंगे क्या, ना, हम तो डायरेक्ट ट्रिक लगा लेंगे। ठीक है, के डैश जो भी होगा इतने पे इतना आ जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन और करो, यदि वेग स्थिरांक का मान T बराबर 10 डिग्री सेल्सियस पर के है, के हो तो के हो एवं ताप गुणांक 2 हो, 2 से 3 के बीच में होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, या 2 होगा या 3 होगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ताप गुणांक जैसे कि 2 में तो फिर संख्या भारी पड़ जाएगी यार, 2.5 की पावर बहुत टेढ़ा मेढ़ा पड़ जाएगा। जैसे कि अपन ने ले लिया 2 हो तो T बराबर T बराबर T बराबर जैसे कि 90 डिग्री सेल्सियस पर 90 डिग्री सेल्सियस पर के का मान होगा, के का मान होगा। अब हमें ऐसे अलग अलग नहीं करना। ओके, तो अब
या तो फिर मैं वापस से वैसे टुकड़े टुकड़े में चलूं, 10 से चलूं 20, 20 से चलूं 30, 30 से चलूं 40, 40 से चलूं 50, 50, हर बार दुगना हो रहा है ना, तो पावर बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही। 10 से चला, अब देखो 10 से चला 20, दुगना हो गया। ओके, 10 पे के था, यहां पहुंचते पहुंचते 2k हो गया। फिर 30 पे कितना हो गया, इसका 2 का डबल, 2 की पावर 2k। फिर यहां पे पहुंचते पहुंचते कितना हो गया, 40 पर 2 की पावर 3k। फिर यहां पे 50 से पहुंचते पहुंचते कितना हो गया, 2 की पावर 4k। फिर 60 पे पहुंचते पहुंचते कितना हो गया, 2 की पावर 5k। फिर 70 पे पहुंचते पहुंचते कितना हो गया, 2 की पावर 6k। फिर 80 पहुंचते 2 की पावर 7, और 90 पे 2 की पावर 8 आ जाएगा आंसर। आएगा भाई, 10 पे क्या दे रखा है, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पे डबल हो जा रहा है। ताप गुणांक क्या है भाई, T डिग्री सेल्सियस, और T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस और T डिग्री सेल्सियस पर रेशो। इस पे मेरे को ज्ञात करना है, पहले वाले पे इतना था, ताप गुणांक 2 दे रखा है तो उतना गुना बढ़ जाएगा। 2.5 गुना दे, अगर ताप गुणांक 2.3 दे रखा होता तो 2.3 गुना के हिसाब से बढ़ जाता। 2.5 दे रखा होता तो 2.5 मल्टीपल में आ जाता। समझ में आ रहा है? ओके, तो यहां पर अगर हम देखें 2 की पावर 8 के आ जाएगा, 2 की पावर 8 इंटू के आ जाएगा। ऐसे भी देख सकते हो, या फिर आपको मैंने डायरेक्ट यहां पर फॉर्मूला बता दिया, उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ये उच्च ताप पर के ज्ञात करना है तो निम्न ताप पर के इतना, थीटा की पावर n। थीटा क्या है, ताप गुणांक, n क्या है, तापांतर बटे 10। ठीक है, तो डायरेक्ट कर लो। तो 90 पर के ज्ञात करना है, तो निम्न पर के, इसको के डैश बोल लो। ओके, थीटा का मान 2, तापांतर, तापांतर उच्च ताप माइनस निम्न ताप बटे 10, तो 90 माइनस 10 80, 80 बटे 10 8, तो 2 की पावर 8 गुणा के। ओके, तो 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 8 अगर अपन को बड़ी बड़ी वैल्यू सोल्व नहीं करनी आती, तोड़ लो, 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 4 कर लो। ओके, इन दोनों को सोल्व करोगे, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 इंटू 16 256, 256 गुना बढ़ जाएगा। तो समझ में आया आपको? अब देखो क्वेश्चन आधे पेज का भी नहीं रहा, क्वेश्चन आधे पेज का भी नहीं रहा, क्वेश्चन आधे पेज का भी नहीं रहा। समझ में आया बेटा सबको? अरे सबको समझ में आया? ऐसी ट्रिक बताया करो, हैं? ओके, क्लियर है? जहां पे बेटा लग सकती है वहां बताएंगे ना, हर जगह थोड़ी ना बताएंगे। ओके, तो इस तरीके से हम इनको बता सकते हैं, डील कर सकते हैं। ओके, ये वाला भी पार्ट क्लियर हो गया। अब देखो इन पे क्वेश्चंस लगा लेते हैं अपन, है ना? ओके, ये ताप गुणांक पर आधारित एक ताजा ताजा प्रश्न, देखो ध्यान से। T 35 डिग्री सेल्सियस और T 34 डिग्री सेल्सियस, इसका मान 1 से बड़ा आया, इसका मतलब क्या है? अर्थ है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग घटता है, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग में परिवर्तन नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं। T 35 डिग्री सेल्सियस और T 34 डिग्री सेल्सियस, इनका अनुपात 1 से बड़ा है, आना ही है वो तो, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर के का मान बढ़ता है, के का मान बढ़ रहा है मतलब अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है। क्योंकि हमें पता है, क्योंकि बेटा जो वेग है, वेग दर है, दर, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती होती है? वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक बढ़ता है तो बेटा दर बढ़ती जाती है, ठीक है? अगर आपने सांद्रता फिक्स कर दी तो ये तो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि दर बराबर हम क्या लिखते हैं, दर बराबर के गुणा सांद्रता की पावर n, कितनी भी कोटि की हो। अब मान लो कोटि फिक्स कर दी, सांद्रता फिक्स कर दी, अगर मैं के बढ़ाता जा रहा हूं, पहले 1 फिर 2 फिर 3, तो उस हिसाब से दर बढ़ती जाएगी ना। ओके, तो अगर आपने के का मान बढ़ा दिया, इस
सांद्रता समान रख दी, के ज्यादा कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो के बढ़ेगा, के बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है बालकों, इस कॉन्सेप्ट को समझो। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? ओके, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर 1 क्लियर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, रासायनिक अभिक्रिया की दर प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर दुगना हो जाती है। दर दुगनी हो रही है, मतलब के का मान। ऐसी ट्रिक क्यों नहीं बता? अरे हर जगह लगेगी क्या ट्रिक यार? ट्रिक बेटा हर जगह नहीं लगती है। मैं आपको ये बोल दूं, अगर मैं आपको 100 ट्रिक बता दूंगा ना, 100 टॉपिक की, नहीं याद कर पाओगे। अगर कॉन्सेप्ट पढ़ाए ना तो सारा कर लोगे। बस हमें तो कोई छोटा रास्ता बता दो सर, हमें यहाँ पे नहीं जाना, ऐसे नहीं बताओ, छोटा सा बता दो कुछ। ओके, यदि ताप 60 डिग्री से बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया दर कितना हो जाएगी? हाँ जी, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बेटा तो सारी चीजें बढ़िया से कर लोगे। ट्रिक के चक्कर में ना उलझ के रह जाओगे। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। हाँ जी, प्रत्येक, जैसे मान लो प्रारंभ में 0 डिग्री सेल्सियस है भाई, प्रत्येक पर दर दुगनी हो रही है, तो यहां पे 60 डिग्री पे होने पे कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 6। इसका आंसर आएगा 2 की पावर 6। ओके, एक बार देखते हैं भाई, हर 10 डिग्री सेल्सियस पे दुगना हो रहा है। जैसे कि पहले 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री से चले 10 डिग्री सेल्सियस, फिर 10 से चले अपन 20 डिग्री सेल्सियस, ऐसे कर लो। 20 से चले हम 30 डिग्री सेल्सियस, फिर 30 से चले अपन 40 डिग्री सेल्सियस, 40 से चले अपन 50 डिग्री सेल्सियस, 50 से चले हम 60 डिग्री सेल्सियस। भाई 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रारंभ में 0 मान लिया। ओके, तो यहां से अगर प्रारंभ में वेग स्थिरांक k था तो यहां पर 2k हो गया, यहां पर k, यहां पे 2 की पावर 1k, यहां पे 2 की पावर 2k, यहां पर 2 की पावर 3k, यहां पे 2 की पावर 4k, यहां पे 2 की पावर 5k, यहां पे 2 की पावर 6k। के वेग स्थिरांक, जो वेग स्थिरांक है बेटा वो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 6 के टाइम्स हो जाएगा, मतलब 64 गुना हो जाएगा प्रारंभिक मान का, तो दर भी तो हो जाएगी। ओके, तो 64 होगा बेटा। किसी को कोई डाउट है, शक है, शंका है? 64, ये तो सिंपल है। या फिर आप वैसे भी कर सकते हो कि भैया यहाँ पे आपने t बराबर क्या बोला, जैसे कि अगर मेरे को k का मान ज्ञात करना है, 2 की पावर 60 माइनस 0 बटे 10 रख दो तो 2 की पावर 6 आ गया ना। k डैश का मान पहले का 6, ये हो गया। बोलो, दस से क्यों नहीं लिया बेटा? 10 से लोगे तो 70 तक लो। मैं नहीं बोल रहा है कि आप इनिशियल क्या ले रहे हो, आप इनिशियल 300 डिग्री सेल्सियस ले लो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि इनिशियल क्या लेना है, कुछ भी ले लो। जैसे कि आप शुरुआत में 10 डिग्री सेल्सियस पे थे, 60 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दिया तो फाइनल कितना हो गया? 70। तो 60 से 10 से 70, फिर 70 माइनस 10 करोगे तब भी वही आएगा। समझ में आया क्या? 0 कहां से आया? अरे मैंने शुरुआती टेम्परेचर मान लिया ना भाई, 25 तो 25 डिग्री मान ले, ठीक है। 10 से 60 क्यों करेगा? 10 से 70 जाएगा क्योंकि 60 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया गया, ठीक है। अप टू 60 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दिया तो टोटल कितना हो गया? ट्रिक कहां फेल हो गई? ट्रिक लग तो गई, ट्रिक लग तो गई। दर 3 गुना नहीं होगी नालायक, 64 गुना हो जाएगी दर भी। ओके, ये हो गया। अब ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो,
अब सर ट्रिक से समझ नहीं आ रहा, ट्रिक से समाज नहीं आ रहा, ट्रिक से समाज नहीं समझ में आना चाहिए ना भाई। के डेश प्रारंभ में के था, यहां पे दे रखा था ताप गुणांक, उच्च ताप माइनस निम्न ताप। अगर तू अंतिम ताप मान रहा है, तेने मान लिया अंतिम ताप, कुछ भी मान लिया, तू मान ले अंतिम ताप मान ले, ऐसी संख्या बहुत बुरी लगती है तेरे को, 13 मान ले, 13 60 बढ़ा दे, 13 में 60 जोड़ कितना आएगा, 13 में 60 जोड़ते तो कितना आता है, कितना आता है 73। अंतर तो तब भी वही आया। ओके यहां पे बटा 10 कर ले, 60 बटे तब भी हुआ, तेरी मर्जी पड़े जो मानना, क्या फर्क पड़ रहा है, कैसे बच्चे। हाँ अब यहां पे जरा देखो ध्यान से कि एक अभिक्रिया की दर 2.3 गुना बढ़ जाती है जब ताप को 300 केल्विन से 310 केल्विन तक बढ़ाया जाता है। तो 310 पे दर नियतांक क्या होगा, अरे भैया के डैश का मान क्या होगा, यहां पर दर 2.3 गुना बढ़ गई, वो वहां पे क्या है, कर सकते हो इस क्वेश्चन को, कर सकते हो 0 माइन। यार सन्नी कैसे पागल पागल बच्चे भरे हो यार तुम यार। अरे ये 60 है ना, 60 माइनस 0 कितना होगा, 60 होगा, 60 बटे 10 कितना होगा, 1 होगा ना। मत आया करो क्लास में अगर नहीं पढ़ना है तो, बाकी दूसरे बच्चों का भी टाइम वेस्ट कराते रहते हो। हाँ जी अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, दर जितने गुना बढ़ेगी उसका वेग स्थिरांक भी उतना गुना ही हो जाएगा। अभिक्रिया सेम ही है, इतना भी ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में तो हमें इतना भी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है कि दर बराबर क्या होता है, के ए की पावर एन होता है। बेसिक नॉलेज पर आधारित क्वेश्चन है ये, बेसिक नॉलेज पर आधारित क्वेश्चन है। ओके अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि यार दर 2.3 गुना बढ़ जाती है जब हम टेम्परेचर 300 से 310 कर रहे हैं। तो के का मान उसी टेम्परेचर रेंज में कितना बढ़ जाएगा, अभी तो पढ़ाया था मैंने आपको। यहां पे देखो क्वेश्चन कि यार वेग स्थिरांक एक दूसरे के समानुपाती है, जिस रेट से यहां पर वेग स्थिरांक बढ़ेगा उसी हिसाब से यहां पे दर बढ़ जाएगी, और दर बढ़ रहा है उसी हिसाब से यहां पे वेग स्थिरांक बढ़ जाएगा। तो के डैश यहां पर हमें पता ही है कि भैया दर समानुपाती है के, अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ जाएगा। तो के डैश मान लो कोई टेम्परेचर पे 2.3 टाइम्स हो जाएगा प्रारंभ का। बोलो हाँ है ना। और अगर आपसे ताप गुणांक निकालने की बोल दे तो ये ताप गुणांक भी है। कैसे कि के डैश हमने कितने डिग्री पर, 310 पर, और के 300, इन दोनों का अनुपात कितना आएगा, 2.3 आएगा। ये ताप गुणांक आ गया। 300 पे इतना, 10 और बढ़ा दो उस पे इतना, 2.3, तो ये ताप गुणांक आ गया। तो यहां पर इसका कैसे भी आप समझे आराम से, इसका आंसर 3rd ही जाएगा। बोलो क्या मेरी बात क्लियर है, अच्छे समझ में आ रही है। ये हो गया। अब यहां पर इस क्वेश्चन को आप क्लियर करें। अब इस क्वेश्चन को क्लियर करो। हाँ जी रासायनिक समीकरण में सक्रिय ऊर्जा का मान किस पर डिपेंड करता है। हाँ जी सक्रिय ऊर्जा का मान निर्भर करता है, निर्भर करता है क्या ताप पे डिपेंड करता है ना, अभिक्रिया की सांद्रता पे डिपेंड करता है ना, संगत आवृत्ति पर कोई मतलब नहीं है। किस पे डिपेंड करता है, प्रकृति पर। ठीक है बताया था मैंने, प्रकृति पर। प्रकृति पर क्यों, क्योंकि आपको क्रियाकारक क्या दे रखा है, एक तो ऐसा क्रियाकारक है जिसमें बहुत प्रबल बंध है तो उनको तोड़ने पे ज्यादा दिक्कत आएगी। ठीक ये वाला क्वेश्चन। अब ये वाला बताओ,
दो विभिन्न ताप दे रखे हैं T1 और T2, एक अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा और दर नियतांक K1 K2 इस प्रकार संबंधित है। बताओ भैया, ये एलन के पदों में दे रखे हैं, बताओ। ये वाला बताओ, ये वाला बताओ, इसका मान कितना आएगा? हाँ या ना? हो गया, इसका आंसर है बी। ओके, हमारी जो समीकरण थी वो किस में थी? log बेस 10 में थी ना, K2 बाई K1, और यहां पर कितना था? EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। देखो सूत्री पूछ ली तुमसे AAPMT में, अगर मैं इसको गुणा कर दूंगा तो यहाँ पे एलन में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो। T हाफ व 1 अपॉन ए स्क्वायर के बीच में एक सीधी रेखा आती है, तो यह अभिक्रिया किस कोटि की है? डी क्यों नहीं? कौन सा बालक है? अरे भाई माइनस लग रहा है ना यहाँ पे। ओके, अच्छा डी, बेटा डी, बात तो सही बोल रहा है। K2 बाई K1 माइनस कॉमन ले लिया, देख ध्यान से, सुन 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 सुन, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? बात तो सही है। डी वाला क्यों नहीं? लेकिन डी वाला देख, मैं ध्यान से यहां पर देख, ध्यान से, चौथा इसलिए नहीं है क्योंकि एलन का मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये मैं बात जरूर बोल सकता हूं कि जो लोग है, लोग का मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, लोग का मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लोग का मान कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे देखने में ना ऐसा लग रहा है यार, अगर उसका मान ना नेगेटिव के पॉजिटिव ही आएगा। 1 अपॉन T2, ठीक है, यहाँ पे मान बढ़ा दिया कुछ बड़े मान में से, ठीक है ठीक है ठीक है, छोटा मान, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों सेम है यार, दोनों सेम है बेटा, दोनों सेम है, बिल्कुल सही है, दोनों सेम है। सर T2 माइनस T1 दिया है ना, इसलिए कहाँ दे रखा है? ना ना बेटा, दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही है, कुछ तो लोचा वोचा नहीं है, दोनों सही है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे T2 का मान रखोगे, ठीक है, तो ओवरऑल नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों सेम है। अब ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन के बारे में बताओ आप तो। हाँ जी, इस वाले क्वेश्चन के बारे में बताओ, ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? ये बोल रहा है कि यार यहां पर इनके बीच में सीधी रेखा आती है, इनके T हाफ और A स्क्वायर। अब A स्क्वायर कैसे बनेगा? हम जानते हैं T हाफ और A में ये रिलेशन होता है। अब यहां पर A स्क्वायर कब आएगा? जब n बराबर आप 3 रखोगे, तो T हाफ, n का मान 3 रखो तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। ओके, तो n बराबर 3 रखोगे तो बालको यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि T हाफ 1 अपॉन ए स्क्वायर के समानुपाती, 1 अपॉन ए स्क्वायर के समानुपाती। अब यहां पर इनके लिए एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। जब आप T हाफ और 1 अपॉन ए स्क्वायर के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो सीधी रेखा प्राप्त होगी मूल बिंदु से जाती हुई। ओके, ठीक है, तो यहां पर ये एक तृतीय कोटि का सरल रेखा प्राप्त होगी। हम ये रिश्ता जानते हैं, ये रिश्ता, ठीक। ओके, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्या दे रखा है? यदि अभिक्रिया का ताप 20 डिग्री से 35 डिग्री किया जाए
दर दुगनी हो जाती है तो सक्रियण ऊर्जा का मान होगा। क्लास कब एंड होएगी? जब होएगी तब होएगी बेटा, अभी तो पढ़ो। ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो के का मान डबल हो गया। ओके, तो यहां पर सक्रियण ऊर्जा का मान क्या होगा? आपको यहां पर सारी बातें समझनी है। ये क्वेश्चन कर लोगे? अरे कर लोगे। यहां पर आप देखो ध्यान से, सिंपल सा हम जानते हैं दर और के एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ओके, या मैं बोलूं के समानुपाती होता है दर के। अगर प्रारंभ में दर मान लो के, पहले प्रारंभ में वेग स्थिरांक k1 था, उसके लिए दर जो भी थी वो मान लो r है, ठीक है। बाद में कितनी हो गई? दर डबल हो गई, तो k भी तो डबल हो जाएगा। तो यहां पर बेटा आप इसको ऐसे करना कि भाई k2 बाई k1 का मान, भाई अगर प्रारंभ में दर जो भी थी, जो भी दर थी, बाद में जो भी दर थी, वो कितनी हो गई? डबल हो गई। इनका पहले की दर और बाद की दर, उनका अनुपात कितना, यहाँ पे अनुपात कितना आया? दुगना। तो यहाँ पे भी कितना आएगा? दुगना। तो यहाँ पर log बेस 10 k2 बाई k1, यहाँ पे 2 रख देना, 2 रख देना, log 2 आ जाएगा। फिर EA अपॉन 2.303 R का मान कितना आएगा बेटा? R का मान कितना आएगा? 8.314 T 1 अपॉन T1, T1 केल्विन में रखना है, केल्विन में 20 जोड़ दो 273 में 293। थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ है इसका बेटा, और यहां पर 35 30 हो जाएगा तो 308। कैलकुलेशन टफ है, कैलकुलेशन टफ है, इसमें कैलकुलेशन टफ है। यहां पे तो log 2 हो जाएगा। ये का मान ज्ञात करना है, ये इतना सारा मान दे रखा है, सोल्व करके ये का मान ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेशन टफ है, ठीक है, होमवर्क है। एक क्वेश्चन और मैं करवाना चाहूंगा, ये वाला। ये क्वेश्चन भी करो। N2O5 का विघटन। हाँ जी, सुनो। अरे टाइम हो गया, पता है बेटा राबिया जी, बेटा कुछ क्वेश्चन करवा दूं ना। सुनो, N2O5 का, अरे हरी पाटीदार द्वितीय कोटि का कैसे आएगा? यहां पे जरा देख ध्यान से, T½ समानुपाती होता है 1 अपॉन a की पावर n-1 के। अब तू यहाँ a स्क्वायर कब लाएगा? ये a स्क्वायर कब आएगा? जब यहां पर n बराबर कितना रखेगा तू? n बराबर कितना रखेगा तू? यहाँ पे 2, तभी तो यहाँ a स्क्वायर दिखेगा ना तुझे इस समीकरण में, ठीक है। हाँ जी, अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, सुनो। इस क्वेश्चन में सक्रियण ऊर्जा दे रखी है EA, तो देखो ध्यान से, यहाँ 2 था, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 रह गए, यहाँ 1 था, यहाँ 1/2 हो गया। इस समीकरण में भाग लगा दिया 2 का। पहली समीकरण में अगर मैं 2 का भाग लगा दूंगा तो दूसरी समीकरण बन जाएगी। तो जरा देखो ध्यान से, EA का मान सांद्रता के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। सांद्रता बढ़ा रहे हो, सांद्रता मोल के ऊपर डिपेंड करती, तो मोल बढ़ाने पर घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वंदना गौर, बेटा आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट की तरफ बात करें, बस उतनी बात करें जितनी आपको बतानी हो। आपका एक्स्ट्रा जो माइंड है ना बेटा, वो हमें मत दिया करो, ठीक है। अदरवाइज ना हम आपके लिए जो भी करते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि हमें कम लग रहा है, ठीक है। ओके, तो वंदना जी प्लीज आप एज ए स्टूडेंट बिहेव करें, ओके। एक्स्ट्रा जो आप बोल रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमें भी हर्ट करता है, ओके। क्या सेंस इस बात का बताना मुझे जरा, ठीक। हाँ जी, तो यहां पर अगर हम बात करें इस समीकरण और इस समीकरण को देख करके यहां पर आप जवाब दें और अच्छे से आप यहां पर बता सकते हैं।
सांद्रता के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर यहां पर आप इनके मोल बढ़ा देंगे, घटा देंगे, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां पर। ओके, तो यहां पर ए का मान वही रहेगा जो पहले था। अभिक्रिया दर बढ़ाने घटाने पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब यहां पर इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, यहां पर इस क्वेश्चन में देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है। ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी प्लस 38 किलो कैलोरी। एक अभिक्रिया थी ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, और इतनी ऊर्जा निकल रही है। ओके, इसके लिए सक्रिय ऊर्जा का मान इतना है, तो अभिक्रिया को पलट दिया जाए तो अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा कितनी होगी, होमवर्क कर लेना। ठीक है, तो आप सभी का बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद।